अच्छा जी, so the question that we'll be covering up today is from October November 2020 पेपर 2 वेरिएंट 2। और इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग जो कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट है अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वो बनाएंगे और फिर उसके प्रॉफिट को रिकंसाइल करेंगे। So let's start the question. Kevin runs a small manufacturing business. He is considering which method of inventory valuation he should use. State two advantages to a business of using each of the following methods of inventory valuation. First in first out. First in first out का advantage ये होता है कि it's easier to calculate and it's approved by the IAS, which means it's approved by the International Accounting Standard. लीफो का फायदा ये होता है कि इट्स इजी टू कंप्लीट एंड इट्स इजी टू कैलकुलेट अगेन। एंड इसका एक फायदा जो होता है वो ये होता है कि जब प्राइसेस बढ़ रही होती है, और नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो कमोडिटी और गुड्स की प्राइसेस बढ़ रही होती हैं। तो बढ़ती हुई गुड्स के टाइम की प्राइसेस में ये आपके प्रॉफिट्स को क्या दिखाती है? आपके प्रॉफिट्स को कम दिखाती है इफ यू आर यूजिंग लीफो मेथड। कैसे सर कम क्यों दिखाती है? देखो, जब आप लास्ट इन फर्स्ट आउट की बेसिस पे इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे होते हो ना, तो व्हाट यू आर डूइंग कि जो सबसे पुराना आइटम आपने खरीदा था, जब आपने जो पुरानी चीज आपके पास खरीदी हुई है वो नॉर्मली कम प्राइस पे खरीदी हुई है, कम कॉस्ट पे खरीदी हुई है। और अगर आप उसी कम प्राइस पे खरीदी हुई चीज को अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर वैल्यू कर रहे हो, तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या होंगे? आपके प्रॉफिट्स कम शो होंगे। और प्रॉफिट्स कम शो होंगे तो उसका फायदा, सर ये फायदा कैसे हुआ? प्रॉफिट्स कम शो हो रहे हैं, भाई टैक्सेस कम देने पड़ेंगे ना अगर प्रॉफिट्स कम शो होंगे। So that is why it is an advantage. And then for EVCO, इसके अंदर जो हमारा पहला एडवांटेज होता है दैट इज इट ऑटोमेटिकली एडजस्ट द फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस, क्योंकि इसके अंदर हम एवरेज ले रहे होते हैं। एंड इसका एक फायदा ये भी है कि दिस इज अगेन अप्रूव बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लीफो के लिए आप ये नहीं लिख सकते कि इट्स अप्रूव बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि जो इसका ये वाला एडवांटेज है ना कि प्रॉफिट को डिक्रीज करके दिखाता है, इसी वजह से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने इसके यूजेज को मना कर दिया। बट यू शुड स्टिल नो द थ्योरी फॉर लीफो एज वेल। देन एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमसे कहते हैं केविन मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट एंड ही इंटेंड्स टू वैल्यू हिज क्लोजिंग इन्वेंटरी एट सेलिंग प्राइस। तो कह रहा है इन्वेंटरी की वैल्यू हम करना चाह रहे हैं कौन सी प्राइस पे? सेलिंग प्राइस पे, विच इंक्लूड्स अ मार्कअप ऑन कॉस्ट। सो इज दिस राइट? नो, इट इज नॉट राइट। तो इसलिए उसने फिर नीचे का एक्सप्लेन व्हाई केविन शुड नॉट वैल्यू हिज इन्वेंटरी एट दिस प्राइस, व्हिच मींस एट द सेलिंग प्राइस। Using selling price to value closing inventory will lead to what? It will lead to an overstatement of assets. And when it will lead to an overstatement of assets, आपकी जब क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड होगी तो आपके कॉस्ट ऑफ सेल डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स भी ओवरस्टेटेड हो जाएंगे। And as per prudence concept, assets and profit should never be overstated, and we should represent a true and fair view of the business. और फिर एक और रूल जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन्वेंट्री को हमने हमेशा किस पे वैल्यू करना होता है, जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो, इन्वेंट्री मस्ट बी वैल्यूड एट अ लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो आप तो उसके अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट इंक्लूड करके सेलिंग प्राइस पे वैल्यू करोगे, सो दैट इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। देन और एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के बाद हमसे कहता है केविन करेंटली यूजेस मार्जिनल कॉस्टिंग but is considering changing to absorption costing. Okay, the following information per unit is available. Selling price given है 20 की, हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट $9 की गिवन है, जिसमें $6 का मटेरियल है, $3 का लेबर है। Then we have the budgeted production as 20,000 units per month. We have the budgeted fixed overheads as $100,000 per month. एट 1 जनवरी देयर वाज नो इन्वेंट्री हेल्ड, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास इस बिजनेस में कोई नहीं है। द फॉलोइंग एक्चुअल, अब ये देख लो ये क्या कह रहा है, एक्चुअल रिजल्ट्स आर अवेलेबल फॉर जनवरी एंड फरवरी। तो कहता है जनवरी के महीने में आपने टोटल 15,000 यूनिट्स बेचे हैं, जबकि आपकी प्रोडक्शन 18,000 यूनिट्स की थी। अब अगर आपने जनवरी में 15,000 यूनिट्स बेचे हैं और आपकी प्रोडक्शन 8,000 यूनिट्स की थी, इट मींस के जनवरी के एंड में आपके पास 3,000 यूनिट्स क्लोजिंग इन्वेंट्री में बच गए। और जो जनवरी का ओपनिंग था, जो जो जनवरी की क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है, वही फरवरी की क्या हो जाएगी? वही फरवरी की ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। तो फरवरी में कहता है कि हमने बनाए 18,000 यूनिट्स ही हैं लेकिन बेचे 21,000 यूनिट्स हैं। तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि आपने अपनी प्रोडक्शन से ज्यादा बेच दिया फरवरी में? बिकॉज आपके पास 3,000 यूनिट्स की फरवरी के महीने में ओपनिंग इन्वेंट्री थी। वो गुड्स पड़े हुए थे जो कि जनवरी में नहीं बिके, और आपने फरवरी में उन गुड्स को भी बेचा, उन 3,000 यूनिट्स को भी बेचा जो जनवरी में अनसोल्ड रह गए थे, और जो फरवरी की अपनी 18,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन है आपने उसको भी बेचा। फिक्स ओवरहेड्स आपके दोनों महीनों में सेम रहे,
अच्छा, इसके आगे फिर वो हमसे कहता है क्या, पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं फिर आते हैं वर्किंग क्या करनी है। प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द मंथ्स ऑफ जनवरी एंड फरवरी यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू हमें इनकम स्टेटमेंट बनाने का कहा हुआ है, एंड वी हैव सीन द फॉर्मेट्स, राइट। हमें पता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर इनकम स्टेटमेंट जो बनती है, उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें शो करनी होती है, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेल्स। सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू कितना है, आपके जनवरी के महीने का सेल रेवेन्यू, अगर आपने 15,000 यूनिट्स बेचे हैं और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस $20 है, तो $20 मल्टीप्लाई बाय 15,000, दैट विल गिव यू द टोटल सेल्स रेवेन्यू एज $300,000। देन हम उसमें से माइनस करा लेंगे क्या, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। तो मैंने उसके नीचे लिखा लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, इसमें सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री आती है, लेकिन क्योंकि सवाल में काफी क्लियरली गिवन है कि एट 1 जनवरी देयर वाज नो इन्वेंट्री हेल्ड, तो अगर हमारे पास 1 जनवरी को कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, तो वहां हमने सिंपली जीरो डाल दिया, डैश डाल दो। और उसके बाद यू रिकॉर्ड दी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। सर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर क्या आएगा, आपके पास दो ही वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ गिवन है, मटेरियल और लेबर, दोनों को ऐड करो तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट $9 की आ रही है। उसको आप जो आपने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, कितने प्रोड्यूस किए हैं, 18,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, नहीं सर हमने लेकिन बेचे तो सिर्फ 15,000 हैं, तो हम 15,000 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। नहीं भाई, आपका जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल जाएगा, आपने याद रखना है कौन सा जाएगा, इट इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। वो आपने 18,000 प्रोड्यूस किया, तो 9 इंटू 18,000 करोगे, यू विल गेट दी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट एज 1,62,000, और उसमें से आप अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट माइनस करोगे। नाउ हियर इज द कैच, ठीक है, अभी तक तो जो बातें हो रही हैं दैट इज क्वाइट नॉर्मल बात हमने की है कि भाई वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, लेबर और मटेरियल की कॉस्ट, जाहिर सी बात है प्रॉफिट निकालना है तो लेबर मटेरियल की कॉस्ट तो आप रिकॉर्ड करोगे ही करोगे कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए। अब यहाँ पे आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्टिंग में इन्वेंट्री is valued at the variable cost of production। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, $6 एक यूनिट की मटेरियल की कॉस्ट और $3 एक यूनिट की लेबर की कॉस्ट है, तो दैट मेक्स इट अ $9 पर यूनिट। ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट निकल के आ गई एक यूनिट की। और क्लोजिंग इन्वेंट्री में आपके पास यूनिट्स पड़े हुए कितने, if in the month of January you have produced 18,000 units and you have sold only 15,000 units, then at the closing inventory date आपके पास 3,000 यूनिट्स क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है। और उस 3,000 यूनिट को वैल्यू किस पे करना है, उसको वैल्यू करना है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर। क्यों वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर वैल्यू करना है, बिकॉज यू आर मेकिंग द इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो आप 9 को मल्टीप्लाई करा दोगे किससे, 9 को आप मल्टीप्लाई करा दोगे विद दी क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स जो कि आपके पास अभी 3,000 पड़े हुए हैं। तो 9 इंटू 3,000, ये आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 27,000 की। 1,62 जीरो प्लस 1,62,000 माइनस 27,000 की आपके पास जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल है वो निकल के आ गई 1,35,000। अच्छा, इसके बाद नॉर्मली एक स्टेप और होता है, वो ये होता है कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है या वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है, तो हम उसको उसके नीचे रिकॉर्ड करते हैं। ये 1,35,000 के नीचे अगर कोई उसने कहा हुआ होता कि हमारा पर यूनिट पे कोई सेलिंग एक्सपेंस है, कोई सेलिंग कमीशन है, तो उसकी कॉस्ट भी नीचे आ जाती। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं सिंपली अपने सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस कराऊंगा, मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन निकल कर आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन निकलने के बाद आई सिंपली डू लेस फिक्स कॉस्ट। अच्छा, फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितनी है, फिक्स कॉस्ट है हमारे पास $1,00,000 की। अच्छा, कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि सर आपने तो हमें बताया था कि यहाँ ओवरहेड एब्जॉर्ब जाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ओवरहेड एब्जॉर्ब जाते हैं। तो ओवरहेड एब्जॉर्ब निकालने का क्या फॉर्मूला था, ओ ए आर अपॉन ओ ए आर इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर आपके पास $1,00,000 गिवन है, और जो आपकी जो बजटेड प्रोडक्शन है वो कितनी गिवन है, बजटेड प्रोडक्शन आपके पास ऊपर कहीं गिवन थी 20,000 यूनिट्स की, आ, ये रही बजटेड आपकी जो प्रोडक्शन है वो कितनी है, वो 20,000 यूनिट्स की है पर मंथ। अच्छा, और बजटेड फिक्स ओवरहेड नॉट ये सॉरी, ये जो 1,00,000 है ये आपका एक्चुअल फिक्स ओवरहेड है। और ये यहाँ पे आपके पास ऊपर गिवन है कि भाई बजटेड प्रोडक्शन 20,000 यूनिट्स पर मंथ है, एंड बजटेड फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारी $100,000 पर मंथ है। तो आपने एक बात याद रखनी है, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग आपकी जो फिक्स कॉस्ट होती है, इट इज ट्रीटेड एज अ पीरियोडिक कॉस्ट। और अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है कि नहीं सर यहाँ तो ओवरहेड एब्जॉर्ब जाना था, तो अभी देखो, अभी मैं मार्जिनल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ। मार्जिनल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट में देयर इज नो एज सच कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्ब।
मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर तो कोई ओवरहेड एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो आपका जितना भी ओवरहेड जो कि एक्चुअल में इंकर हुआ है, दैट इज $1 लाख, आप सिंपली उसको क्या करा लोगे, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करा लोगे, एंड यू विल गेट योर प्रॉफिट। तो जो आपके पास कंट्रीब्यूशन आया था 1,65,000 का, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस हो गई एंड यू विल गेट द प्रॉफिट। जो एब्जॉर्प्शन वाली बात मैंने करी है वो काम आएगी, लेकिन कब काम आएगी, जब ऑब्वियसली विल मेकिंग द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट। खैर, ये हमारा जनवरी का काम हो गया। इफ वी कम टू फरवरी, तो फरवरी में हमारा रेवेन्यू ज्यादा था क्योंकि वी सोल्ड 21,000 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ $20। तो 21,000 इंटू 20 के सेल्स रेवेन्यू 4,20,000 का आ गया। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री जनवरी के महीने की 27,000 थी, वही फरवरी के महीने की क्या हो गई, ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई। आपकी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट सेम रही। क्यों सर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट क्यों सेम रही? इस साल तो, इस महीने तो हमने ज्यादा यूनिट्स बेचे हैं। भाई वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट का ताल्लुक मैंने आपको बताया सेल से नहीं है, प्रोडक्शन से है। और प्रोडक्शन आपने 18,000 यूनिट की है, तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाय जो आपका वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट था $9 पर यूनिट का, उससे मल्टीप्लाई कराया, तो यू गॉट दी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट सेम एज 1,62,000। और क्योंकि फरवरी के महीने में आपने जो बनाया वो सारा बेच दिया है, इवन जो जनवरी का स्टॉक था वो भी आपने फरवरी में बेच दिया है, तो फरवरी के एंड में आपके पास कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं बची, तो वहां पे सिंपली हम कैश डाल देंगे या जीरो लिख देंगे। तो अब मैं अगर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल निकालूं तो 27,000 प्लस 162,000, दैट विल बी 1,89,000। और उसको मैं सेल्स रेवेन्यू से माइनस कर रहा हूं, तो आई गेट दी कंट्रीब्यूशन ऑफ 2,31,000 माइनस फिक्स कॉस्ट, जो कि अगेन फरवरी के महीने भी सेम 1 लाख की रही है। तो मेरे पास मेरा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा $1,31,000 का फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी। मूविंग फर्दर अहेड, नाउ उन्होंने दोबारा से इनकम स्टेटमेंट बनाने का बोला है, बट यूजिंग व्हाट, यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अच्छा, रेवेन्यू तो आपको पता है ना सेम रहेगा, रेवेन्यू थोड़ी चेंज होना है। 3 लाख का ऊपर रेवेन्यू था जनवरी के लिए, तो वही 3 लाख का रेवेन्यू नीचे भी आ गया जनवरी के लिए। फर्क क्या आएगा ऊपर, जब आपको क्योंकि पता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कंट्रीब्यूशन दिखाना होता है, तो हम लिखते हैं लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम लिखते हैं लेस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल। यहाँ पे देख लें हमने क्या लिखा, लेस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल। उसके अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री, जनवरी में को ओपनिंग इन्वेंट्री थी नहीं, तो डैश डाल दिया। देन वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितने की थी आपके पास, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने लिखा है ना लेस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल, इट मींस कि मैं अपनी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को भी रिकॉर्ड करूंगा और अपनी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को भी रिकॉर्ड करूंगा। तो मेरे पास जो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो तो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर भी चुका हूँ, पर यूनिट $9 की है, मल्टीप्लाइड बाय विद द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस 18,000, तो 9 इंटू 18,000, ये आपके पास वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 1,62,000 की आ गई। अब जाएगी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, जो मैंने अभी बात की थी एब्जॉर्प्शन वगैरह वाली। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर एब्जॉर्प्शन वगैरह सारी चीजें डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि एब्जॉर्प्शन की बात ही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर होती है, ओवरहेड एब्जॉर्ब की बात ही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर होती है। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर तो फिक्स कॉस्ट इज जस्ट ट्रीटेड एज अ पीरियोडिक कॉस्ट, जो भी कॉस्ट होती है वो हम वहां पे सीधा सीधा क्या करा देते हैं, माइनस करा देते हैं। अब फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या अमाउंट जानिए सर। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर आपने सबसे पहले तो निकालना है ओएआर। ओएआर का फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पे दोबारा मेंशन भी कर देता हूँ। ओएआर इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। तो आपके पास बजटेड ओवरहेड्स कितने के थे, $1 लाख के थे, यहाँ पे देख ले गिवन है। बजटेड फिक्स ओवरहेड्स $1 लाख पर मंथ, और बजटेड प्रोडक्शन थी 20,000 यूनिट्स पर मंथ की। तो हमने दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करा है, तो हमारे पास ओएआर निकल के आ गया $5 पर यूनिट का। एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि अब हमें ओवरहेड एब्जॉर्ब रिकॉर्ड करना होता है, ये बात याद रखिएगा। either you are making a costing income statement or you are making a costing statement for a particular order for a particular batch। ये बात आपने याद रखनी है कि ओवरहेड हमेशा अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओवरहेड एब्जॉर्ब जाएगा। और ओवरहेड एब्जॉर्ब कैसे निकलता है, पहला स्टेप होता है ओएआर निकालो। ओएआर को आप मल्टीप्लाई करा देते हो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से। फॉर्मूला लिखा हुआ है ओवरहेड एब्जॉर्ब का, ओएआर multiplied by actual activity level, and right now the actual activity level, see, the 20,000 units was your budgeted production। actual activity level में आपने सिर्फ जनवरी के महीने में 18,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 18,000, दैट विल गिव यू योर ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड ऑफ $90,000, जो कि आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जब इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो उसके अंदर एज अ फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट रिकॉर्ड कर दोगे। ये बात आपने पहले ख्याल रखना है। अच्छा, फिर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट में सर ठीक है हम ओवरहेड एब्जॉर्ब डालेंगे। नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट योर क्लोजिंग इन्वेंट्री, एंड अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग inventory is valued at total production cost per unit. If you want to write it, you can write it.
मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हमने बात करी थी कि इन्वेंट्री इज गोइंग टू बी वैल्यूड एट द वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम बात कर रहे हैं कि इन्वेंट्री इज गोइंग टू बी वैल्यूड एट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। फर्क क्या आ रहा है? जो फर्क है ना वो सिर्फ और सिर्फ यकीन करो ओवरहेड का है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर क्या फर्क है? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को तो वो भी कंसीडर कर रहा है, लेकिन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर आप ओएआर यानी कि जो ओवरहेड का एलिमेंट है उसको भी इंक्लूड कर लेते हो। कैसे करेंगे? देखो, क्लोजिंग इन्वेंट्री पे जनवरी के महीने में बचे तो 3,000 यूनिट थे ना। 18,000 बनाए, 15,000 बेच दिए, 3,000 यूनिट्स बचे। अब उनको वैल्यू कैसे करेंगे? सी, आपके पास वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट जो आपको ऑलरेडी पता है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर की मिला के $9 थी, और आपने जब मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर इन्वेंट्री को वैल्यू किया था तो आपने इसी $9 को मल्टीप्लाई करा दिया था विद द यूनिट्स 3,000, तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल के आ गई थी। बट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आप इस वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट के एलिमेंट को भी इंक्लूड करोगे। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट से क्या मतलब है? वही जो आपने ओएआर पर यूनिट निकाला है ना अभी, कि एक यूनिट बनने पे ओवरहेड कितना इंकर हो रहा है। ओएआर क्या बताता है? ये जो $5 पर यूनिट है ये बता रहा है कि जब जब हम एक यूनिट प्रोड्यूस करेंगे हमारे बिजनेस के अंदर $5 का ओवरहेड इंकर होगा। तो एक यूनिट पे $5 का जो ओवरहेड है इसके एलिमेंट को आप इंक्लूड कर लोगे, विच इज द एलिमेंट ऑफ फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट। 9 + 5 $14 इज द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। और क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स 3,000 थे, 3,000 से मल्टीप्लाई कराओगे, यू विल गेट द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एज 42,000। तो लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर हमने यहाँ क्या लिख दिया? 42,000। 162,000 plus 90,000 minus 42,000 किया, we got the cost of sale, production cost of sale as 2,10,000। 3 लाख में से 2,10,000 माइनस कराया, वी गॉट 90,000। इज दिस 90,000 द राइट प्रॉफिट फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ? द आंसर इज वी डोंट नो, वी हैव टू चेक फॉर इट। क्या इसके अंदर कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन होनी है? सर, आई टोल्ड यू, जब हमने फॉर्मेट ब्लड डिटेल में डिस्कस किया था मैंने बताया था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर वंस यू हैव योर प्रॉफिट, लेट्स से ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट है, बट इन ऑर्डर टू चेक कि भाई ये सही प्रॉफिट है या गलत प्रॉफिट है, यू हैव टू लुक आउट फॉर द एलिमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन। जिसमें मैंने एक बात करी थी कि भाई अगर तो आपकी बजटेड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन सेम है तो टेंशन ही नहीं लेनी, आपका जो है अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन इस केस के अंदर एज यू कैन सी बजटेड प्रोडक्शन 20,000 यूनिट की थी जबकि एक्चुअल प्रोडक्शन सिर्फ 18,000 यूनिट की हुई। तो क्या अब अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन एग्जिस्ट करेगा? जी भाई बिल्कुल करेगा। एंड यू कैन ऑल्सो सी कि आपने जब इनकम स्टेटमेंट बनाई है तो आपने फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को सिर्फ $90,000 से एब्जॉर्ब करवाया है, जबकि आपकी एक्चुअल जो ओवरहेड का खर्चा है दैट वाज $1,00,000 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो अगर आपके ओवरहेड एब्जॉर्ब 90,000 है जबकि एक्चुअल में जो खर्चा हुआ है सेम यूनिट्स बनाने का ओवरहेड के ऊपर एक्चुअल ओवरहेड $1,00,000 है, तो फिर ये क्या हो गई? दैट इज सिंपली अंडर एब्जॉर्प्शन। ये आपने एब्जॉर्ब 90,000 कराया, एक्चुअल ओवरहेड 1,00,000 है। तो हमने पढ़ा था ना कि वेन एवर एक्चुअल ओवरहेड्स आर मोर देन ओवरहेड एब्जॉर्ब, दैट इज व्हाट? दैट इज अंडर एब्जॉर्प्शन। एक्चुअल ओवरहेड 1,00,000 के, आपने एब्जॉर्ब सिर्फ 90,000 कराया है, तो 1,00,000 माइनस 90,000 ये क्या आपके पास आ गया? ये आपके पास अंडर एब्जॉर्प्शन आ गया। सो फॉर अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन वी हैव टू डू एक्चुअल ओवरहेड्स माइनस ओवरहेड एब्जॉर्ब। जनवरी के महीने को अगर देखो तो जनवरी के महीने में आपका एक्चुअल ओवरहेड 1,00,000 का है, जबकि एज यू कैन सी आपका ओवरहेड एब्जॉर्ब 90,000 है। दैट causes an under absorption of 1,00,000 minus 90,000 10,000। अंडर एब्जॉर्प्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि भाई एक्चुअल में कॉस्ट ज्यादा इंकर हुई है लेकिन आपने जो कॉस्ट रिकॉर्ड करी है वो कम रिकॉर्ड करी है। और आपने अगर जो कॉस्ट रिकॉर्ड करी है वो कम रिकॉर्ड करी है तो इसका मतलब क्या है? कि आपका जो अभी प्रॉफिट निकल के आया है वो एक्चुअल प्रॉफिट, वो सही प्रॉफिट नहीं है। आपने तो उसमें कॉस्ट ही को प्रॉपर अकाउंटेड नहीं किया हुआ। तो जितनी भी अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन है वो इस 90,000 में से क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, एंड वी विल गेट द प्रॉफिट फॉर मंथ। अगर ओवर एब्जॉर्प्शन होती तो फिर मैं कहता हूँ उस ओवर एब्जॉर्प्शन को क्या करा दो? ऐड करा दो, क्योंकि वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने कॉस्ट को मोर देन द एक्चुअल ओवरहेड चार्ज किया हुआ है, जो कि सही नहीं है। तो आप उस केस में एड बैक करा देते, लेकिन इस केस में क्योंकि आपने कॉस्ट को अंडर चार्ज किया हुआ था तो आपने क्या करा दिया? आपने उसको माइनस करा दिया। देन मूविंग फर्दर, फरवरी की बात करें तो सेल्स रेवेन्यू फरवरी का वही 4,20,000 है। अब जो अगेन जनवरी की क्लोजिंग थी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन 42,000, वही फरवरी की ओपनिंग बन गई। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट सेम रहेगी, क्यों? क्योंकि आपने नंबर ऑफ यूनिट जो जनवरी में प्रोड्यूस किया फरवरी में प्रोड्यूस किया वो सेम रहे, और जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो भी सेम रही है। सिमिलरली फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? क्योंकि अगेन जो एक्टिविटी लेवल है वो सेम रहा ना। 18,000 यूनिट जनवरी में बनाए थे, 18,000 आपने फरवरी में बनाए, तो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट 90,000 की रही। ऐड कराएंगे इन वैल्यूज को तो हमारे पास
प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल 294,000 का आ गया। 4,20,000 माइनस 2,94,000 किया तो वी गेट 1,26,000। अगेन फॉर द मंथ ऑफ February वी हैव टू चेक फॉर द एलिमेंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। दोबारा से अंडर एब्जॉर्प्शन है। क्यों सर, आपको कैसे पता कि अंडर एब्जॉर्प्शन है? और 10,000 की है क्योंकि भाई एक्टिविटी लेवल दोनों महीने के सेम रह गए ना। आगे अब मैं इसके लिए चाहूँ तो पूरा वही दोबारा से काम कर रहा हूँ, ओ ए आर इंटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, लेकिन ओ ए आर वही है $5, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल भी सेम रहा है 18,000 यूनिट्स, तो 90,000 ओवरहेड एब्जॉर्ब हमने कराए हुए। और एक्चुअल ओवरहेड भी अगर आप देखो तो फेब्रवरी में सेम रहा है, कुछ चेंज नहीं हुआ ना। अगर कुछ चेंज होता तो हाँ ऑब्वियसली दोबारा वर्किंग करनी पड़ती, लेकिन क्योंकि कुछ चेंज नहीं हुआ है तो इट्स ऑब्वियस कि भाई एक्चुअल ओवरहेड 1 लाख है, आपने एब्जॉर्ब खाली 90,000 के ओवरहेड्स कराए हुए हैं। तो 10,000 की आपकी दोबारा अंडर एब्जॉर्प्शन है, वो इस 1,26,000 में से माइनस होगी। तो वी गेट द प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ February एज 1,16,000 एंड दैट्स हाउ यू विल मेक योर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट्स बनाने के बाद आपसे वो कहता है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द मार्जिनल कॉस्ट प्रॉफिट विद द एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्रॉफिट फॉर जनवरी। कह रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट के प्रॉफिट से स्टार्ट करो और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट के प्रॉफिट पे पहुंच जाओ, सिर्फ और सिर्फ कौन से महीने के लिए? जनवरी के महीने के लिए। तो जनवरी के महीने के मार्जिनल कॉस्ट का प्रॉफिट अगर आप देखो तो 65,000 है, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू जब ये प्रॉफिट कैलकुलेट किया है तो ये 80,000 है। अब सबसे पहले तो सवाल बनता है ऐसा हुआ क्यों है भाई? सारी अमाउंट्स मैंने लेक्चर के अंदर भी जब हम फॉर्मेट डिस्कस कर रहे थे बताया था कि डिफरेंस सारी अमाउंट सेम है, सारी कॉस्ट वगैरह सेम, सब आप सेम रिकॉर्ड कर रहे हो, सिर्फ जो फर्क आ रहा है वो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख लो जो जनवरी के महीने के आपको जो प्रॉफिट्स डिफरेंट दिख रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में 65,000, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 80,000, ये जो 15,000 का डिफरेंस आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी प्योरली बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो इन्वेंट्री आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की वैल्यू हुई है? 42,000 की वैल्यू हुई है, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में वो 27,000 की वैल्यू हुई है। तो अगर आप डिफरेंस निकालो इन बिटवीन द वैल्यूज ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दैट इज 42,000 माइनस 27,000, दैट गिव्स यू 15,000, which is the same. That is also the difference between absorption cost profit and marginal cost profit. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई मार्जिनल कॉस्ट का प्रॉफिट से स्टार्ट करना है, 65,000 आ गया। और फिर मुझे पता चल गया है कि भाई अगर मार्जिनल कॉस्ट का प्रॉफिट 65 है और आपका जो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट है वो 80 है, तो ये डिफरेंस तो सिर्फ इन्वेंट्री की डिफरेंस की वजह से आया है। इन्वेंट्री की वैल्यूज डिफरेंट थी। कौन सी इन्वेंट्री की वैल्यूज डिफरेंट थी? क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू डिफरेंट थी। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि भाई जो क्लोजिंग इन्वेंट्री का डिफरेंस उसको क्या करा लो, उसको ऐड करा लो। और अगर कोई ओपनिंग इन्वेंट्री उस मंथ की होती तो उसका डिफरेंस क्या हो जाता? उसका डिफरेंस माइनस हो जाता। लेकिन इस केस में जनवरी के महीने के लिए एटलीस्ट हमारे पास कोई ओपनिंग इन्वेंट्री एग्जिस्ट नहीं करती, तो कोई डिफरेंस भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्लोजिंग इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती थी, उसका डिफरेंस 42 माइनस 27 क्या 15,000 आया। चेंज इन क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमने क्या करा लिया? ऐड करा लिया। 65 प्लस 15 किया तो आप देख लो आपके पास प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो 80,000 आपने निकाला हुआ भी है वो निकल के आ गया। So that's how simple it is. आपने सिर्फ ये फॉर्मेट याद रख रहे हैं। If you're starting from marginal costing profit, you have to deduct the change in opening inventory and you have to add the change in closing inventory, and you will reach to your profit as per absorption cost. तो ये पूरे आपकी इनकम स्टेटमेंट का पहले हमने दोनों इनकम स्टेटमेंट बनाई, फिर उनके प्रॉफिट्स को रिकंसाइल किया, एंड एट लास्ट पार्ट वी हैव बीन आस्क्ड टू इट्स एन एडवाइस क्वेश्चन। इसमें हमसे कह रहे हैं एडवाइस केविन वेदर और नॉट ही शुड चेंज फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जस्टिफाई और आंसर। तो अब यहाँ पे हम पूरी थ्योरी लिख देंगे। ये पूरी बात जो मैं आपसे बार बार करता भी रहा हूँ ना, ये मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट को पीरियोडिक कॉस्ट ट्रीट करता है, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को पीरियोडिक कॉस्ट नहीं कंसीडर करता बल्कि उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट कंसीडर करता है। तभी एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री वो इस फिक्स कॉस्ट को इन्वेंट्री का पार्ट बनाता है। So marginal costing helps in short-term decision making and it is easier to operate. It avoids the problem of over and under absorption. On the other hand, absorption costing is more complex but it is acceptable by IAS. ये बात भी आपने याद रखनी है कि marginal costing IAS अलाउ नहीं करता बट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलाउ करते हैं। इट गिव्स मोर एक्यूरेट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड ट्रीट्स फिक्स कॉस्ट एज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट रादर देन एज अ पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट से क्या मतलब है कि उसको सालाना कॉस्ट की तरह कंसीडर नहीं करता बल्कि उसको एक्चुअल जो यूनिट प्रोड्यूस हुआ है उसको प्रोडक्शन की कॉस्ट में कंसीडर करता है, और दैट्स व्हाई वो उसको इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में इंक्लूड करता है, अनलाइकली मार्जिनल कॉस्टिंग जो कि फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को जो है वो एज अ पीरियोडिक कॉस्ट कंसीडर करता है। सो कंक्लूसिवली इट कैन बी सेड दैट दे शुड
change to absorption costing as it helps setting more accurate selling price, which is quite true because under marginal costing, when you are not properly accounting for all the fixed overheads, you won't be able to set a right or set an accurate price for your product to be sold in the market. जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की या तो डिमांड, अगर आपने प्राइस बहुत कम रखी हुई है तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन स्टिल यू विल बी सेलिंग एट अ लॉस। और अगर तो आपने प्राइस बहुत ज्यादा रख लिया तो उसकी डिमांड ही कोई नहीं होगी एंड यू विल स्टिल बी incurring दी लॉस। So that was your total 30 mark question for costing income statement.